नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है TYS पॉडकास्ट में। और आज TYS पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं उन्हें सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में इंदौर का बेस्ट डॉक्टर माना जाता है, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। आपको मैं बताना चाहूंगी ये BHMS MD होम्योपैथी है और एक क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और इन्हें 21 साल से ज्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ब्रिक्स देशों के लिए ऑफिशियल होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का और उनसे जानते हैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस और उनके सक्सेस मंत्रा के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और आपके माध्यम से और आप सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा मेरा अभिवादन और प्रेम भरा सादर नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा, क्या प्रेरणा स्रोत था? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा शहर खैरागढ़, एक छोटा शहर है जो कि अब वर्तमान में जिला बना है, वहाँ से मैं आया हूँ। और निश्चित रूप से परिवार चूँकि छत्तीसगढ़ का है, घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मैं शुरू से जबकि एलोपैथी के सिस्टम में अच्छा खासा मैं देखता आया हूँ, घर में काफ़ी अनुभव उनका मैंने देखा है और परिवार की प्रेरणा भी रही है कि सामाजिक रूप से और कहीं ना कहीं कार्य के रूप में उन्होंने अपना जो बेस्ट स्तर है कहीं ना कहीं दिया है। तो एक प्रेरणा थी घर में डॉक्टर्स के लिए कि समाज सेवा भी करना है और कुछ नया भी करना है। तो निश्चित रूप से घर में 19 डॉक्टर्स की एलोपैथी की प्रेरणा, फिर साथ में घर में एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री जो कि हमारे मामा के यहाँ है, तो निश्चित रूप से उसका भी काफ़ी मुझे एक्सपोजर रहा। तो जब दो सिस्टम जहाँ पर एक दूसरे के लिए मैं अपने आप को देखता था, तो ऐसा लगता था कि कुछ अब नया लाने के लिए हमारे घर में एक होम्योपैथी सेक्शन जो रह गया था, उसमें जब मेरा नंबर आया तो मुझे जब आगे किया गया तो थोड़ा सा चैलेंजेस था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा भी एक इंस्पायरेशन होती है इसी बात के लिए कि कुछ नया करना है तो कुछ कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरा नंबर था, मैं होम्योपैथी में आया और होम्योपैथी में भी जब मैं आया तो उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली थी कि जो भी करना बेस्ट करना और होम्योपैथी को उस लेवल तक ले जाना है जहाँ पर कहीं ना कहीं होम्योपैथी को आज पहुँचने की ज़रूरत थी। तो निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा है सब शुरू से परिवार से मिली, माँ बाप से मिली। एक संस्कार थे कि मेहनत में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने करियर में शुरू में 20-20 घंटे काम किए, एक लेवल पे काफ़ी मेहनत की। आज जाकर मैं 20 साल के बाद आज आपके सामने आज होम्योपैथी को एक नई पहचान दिलाकर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि मेरा इंदौर स्थित सेंटर है, जहाँ से हम करीब 19 देशों में ऑनलाइन सिस्टम और भारत में एक तरीके से फेस टू फेस कंसल्टेशन दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा है पूरी तरीके से परिवार और मेरे माँ बाप, घर में मेरी वाइफ, बेटी, बेटा एक तरीके से जो नियम से मुझे सपोर्ट करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कंप्लेंट नहीं करते और इंस्पायरेशन देते हैं कि आप जो भी करो अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, पेशेंट्स का कहीं ना कहीं एक अपनापन रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन में मेरा एक सूत्र है, जीवन जीना है, काटना नहीं है। इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ और कहीं ना कहीं लोगों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि वो भी अपना जो बेस्ट है वो ले सकें। मेडिकल साइंस में स्वस्थ रहने का हमें पूरा हक है। हर सिस्टम अपनी मेहनत करता है और ईश्वर ने अगर हमें स्वस्थ शरीर दिया है तो इस स्वस्थ शरीर में हमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो बेस्ट प्रयास हो सकता है वो करना चाहिए। फिर चाहे एज ए पेशेंट अपने डॉक्टर से उम्मीद करे या डॉक्टर अपनी मेहनत से कुछ नया लाने के लिए करे। कुल मिलाकर हमारे प्रयास में एक एकता होनी चाहिए और जहाँ पर भी जिस लेवल पे वो केस आए उसमें हमें कुछ नया लाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कई पेशेंट्स उस स्टेज पे आए जब मेडिकल साइंस कई तरीके से होपलेस स्थिति में आए, तो ऐसी स्थिति में भी आपको हार ना मानते हुए भी अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं कि एलोपैथी में भी कई बार होता है कि कई जैसे कैंसर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि तीसरा स्टेज हो गया है, चौथा स्टेज हो गया है, अब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, पेशेंट को बोल दिया जाता है कि इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन आप, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने देखा कि आप इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज करते हैं और कई सक्सेसफुल केसेस भी रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा जो थीम है, चूँकि मैं एज ए क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट माना जाता हूँ, तो होम्योपैथी में ये माना जाता था कि पहले कि होम्योपैथी में इस तरीके के क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज के पेशेंट, इमरजेंसी केसेस, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जो मेडिकल साइंस के लिए ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च की अवस्था में गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी काम हो रहा है। पर चूंकि होम्योपैथी एक बेसिक सिस्टम है, 200-250 साल पुराना सिस्टम है, क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी। तो निश्चित रूप से जब ये केसेस हमारे पास आते हैं तो ये मान के चलते हैं हम कि होम्योपैथी के जो पुराने वर्जन है उसमें कुछ नया लाने की ज़रूरत थी। और चूंकि आपने एक बात बोली कि कैंसर की ऐसी अवस्था जैसे स्टेज 3, स्टेज 4, कई बार ऐसा होता है कि
स्टेज 3-4 के पेशेंट कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी ये सब करने के बावजूद भी जब फेल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे समय में वो ईश्वर को जब याद करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शंस की याद करने की जब जरूरत पड़ती है, तो मेडिकल साइंस में जहाँ ऐसे होपलेस केस हमारे पास आते हैं तो उस अवस्था में अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए एक कंसेप्ट को बदलने की जरूरत थी। इसलिए हमने होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से एक नया कंसेप्ट बनाया और एक तरीका बनाया कि अगर ऐसे केसेस जब आते हैं जहाँ पर हमें समय कम है और काम ज़्यादा करना है तो हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके इस बॉडी रिस्पॉन्स को हम अंदर से ठीक करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर जो हमारे ड्रग सिलेक्शंस जो होते हैं जिसमें हम मिनिमम डोजेस की क्राइटेरिया होम्योपैथी का जो कभी 5 बूंद 10 बूंद हो सकता था उसको हमने बढ़ाकर 200 बूंद 300 बूंद 400 बूंद ऐसा करी जो बढ़ाकर एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान किया। उसका फायदा ये मिला कि हम उस पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर उस बीमारी पर अटैक करते हैं और कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी ये 5 काम हम लगभग एक ही अवस्था में एक ही दवाई से 5 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं ताकि इम्यूनिटी भी बढ़े और कैंसर पर हम अटैक भी कर सके। तो और हैरानी की बात तो सर यही है कि होम्योपैथी ये इन चीजों का इलाज है जिसके बारे में सोचा जाता है कि बहुत स्लो है, ऐसा बताया जाता था। हमने स्लो को अपने डोजेस को मिनिमम डोजेस को थोड़ा सा जो रिपोर्ट्स के आधार पर तय किया, पैथोलॉजी के आधार पर तय किया, बॉडी रिस्पॉन्स के आधार पर तय किया और मिलने वाले समय के ऊपर तय किया। कई बार ऐसा होता है कि आप दवाई दे रहे हैं लेकिन पेशेंट के पास इतना समय नहीं है, उस बीमारी की अवस्था इतनी आगे निकल चुकी है कि आपके पास इतना समय उस इलाज में नहीं मिलने वाला है, तो अब आपको उस पर्टिकुलर टाइम उस केस और ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से जो मिनिमम डोज का क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वही जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो हमारी अप्रोच है, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जो हमारा अप्रोच होता है कि असंभव कुछ नहीं है, प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर पेशेंट एक नया यूनिक केस लेकर आता है और जुनून हमारा भी है कि कहीं ना कहीं कुछ नया करना है। और कैंसर के इसी तरीके के जब स्टेज की हम बात करें तो काफ़ी सारे मेरे आप चैनल पे या यूट्यूब के माध्यम से जब देखते हैं तो करीब 9-9 सेंटीमीटर की गठानों वाले केसेस को भी जब मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है इससे डिजोल्व किया गया, इम्यूनिटी बढ़ाकर आज वो 9-9 साल से जो आज अपना बॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए वो मदद है कि हम या तो क्योर करें या ऑप्टिमम टू क्योर करें, लेकिन उनका जो भी बेस्ट है मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्हें मिलने का हक था और जो हमारी कोशिश और उनके विश्वास के साथ कहीं ना कहीं पूरा हुआ। तो देखकर आपको अच्छा लगेगा। मैं दोस्तों आपके चैनल के माध्यम से जरूर मैसेज दूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाएं और ऐसे पेशेंट्स की जो प्रेरणा है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पायरेशन है और हो सकता है कि किसी एक पेशेंट की प्रेरणा से अगर एक पेशेंट की भी जान बचा सके तो उसका पूरा परिवार चल सकता है। क्योंकि WHO ऐसा मानता है कि जब हम किसी पेशेंट को फिजिकली ठीक करते हैं तो न केवल वो फिजिकली ठीक होता है बल्कि वो मेंटली कॉन्फिडेंट भी होता है और समाज में फिर से आकर खड़ा होता है। वो भी किसी न किसी चीज़ का डॉक्टर है, किसी न किसी चीज़ को काम करने के लिए अपना नाम जानता है। तो जब हम किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो उसका पूरा परिवार को फायदा मिलने वाला है। तो यही मेरा एक मैसेज है कि अगर मेरे 3000 पेशेंट के डेटा में से किसी एक पेशेंट के डेटा से भी आपको लगता है किसी एक आदमी इंसान की भी जान बचाई जा सकती है, किसी एक इंसान के लिए भी बेस्ट मदद की जा सकती है, तो निश्चित रूप से मेरा इस जीवन में जो एज ए मेडिसिन का जो कैरियर है, जो करीब 21 साल का अनुभव है, मेरे परिवार की प्रेरणा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि जाने से पहले इस जन्म में मैं जो भी बेस्ट कर सकता था मैं पूरा कर पाया। यानी आपके जरिए हम कह सकते हैं कि ये मेडिकल होम्योपैथी की फील्ड में जो है एक ब्रेक थ्रू हुआ है। तो ये जो मॉडर्न होम्योपैथी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और क्लासिक होम्योपैथी, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है? क्लासिकल होम्योपैथी के में ऐसा हम कह सकते हैं जो 200-250 साल पुराना सिस्टम है जिसको हम सभी जगह देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल होम्योपैथी में जो बेसिक केसेस है वो डील किए जाते हैं, स्किन, हेयर या एक तरीके से आर्थराइटिस या जो बेसिक केसेस हैं जिसको हम मान सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं मेडिकल साइंस में इन्वेंशंस की या एक तरीके से जो जिन केसेस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, 70 से 80% बीमारियाँ ऐसी है जिस पे WHO आज भी कहता है कि इस पे काम करने की जरूरत है, उसमें काफ़ी रिसर्च की संभावना मौजूद है। इवन एलोपैथी सिस्टम में भी काफ़ी रिसर्च के काम चल रहा है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर एलोपैथी इतना रिसर्च करता है तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमें होम्योपैथी को सुपर स्पेशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। तो 200-250 साल पुराने सिस्टम को आज के पेशेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए हमने जो कंसेप्ट का नाम दिया उसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इसका मतलब चूंकि मेरा क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, तो आरोग्य का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो कि WHO की डेफिनेशन है, और सुपर स्पेशलिटी केसेस का मतलब होता है वो केसेस जहां पर मेडिकल साइंस जैसे स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट जो हमने बात की, स्टेज 5 के किडनी के पेशेंट जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर जाने के लिए मजबूर होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स के 21 क्रिएटिनिन के जो लेवल हैं हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट से काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने फायदा दिया और उनकी किडनी को सेव किया। एक तरीके से नेचुरल किडनी जिनका मेटाबॉलिज्म रिकवर करना, और अपनी किडनी अपनी होती है, ऐसा जो मेरा सोचना है कि आप बिना ट्रांसप्लांट और बिना डायलिसिस के सपोर्ट के अगर आप जीवन जी सकें तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता।
तो ऐसा हमारा प्रयास था जो हमने किडनी फेलियर के पेशेंट में करीब 21 क्रिएटिनिन के तक के पेशेंट्स को रिकवर किया है, जिनके बारे में आप मेरे चैनल पर जाकर देख पाएंगे। ऐसे ही हम सर्जिकल पेशेंट्स के बारे में बात करें तो सर्जिकल कैटेगरी के ऐसे पेशेंट जो कह सकते हैं कि जहाँ पर मेडिसिन खत्म होती है वहाँ पर सर्जरी की जरूरत होती है। तो जहाँ मेडिसिन खत्म होती है तो सर्जरी जब बताई गई, पेशेंट होम्योपैथी में आया, पर जब होम्योपैथी में आया 5 सेंटीमीटर की गठान, 9 सेंटीमीटर की गठान, एक तरीके से गॉल स्टोन के केसेस, बच्चेदानी में 5-5, 6-6, 8-8 सेंटीमीटर की गठान, छाती में आपके 2-2, 5-5 सेंटीमीटर की गठान, एक तरीके से ओवरी में 4-4, 5-5, 6-6 सेंटीमीटर की गठान, एवीएन के केसेस, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको और भी कई सर्जिकल केसेस जो कह सकते हैं कि जहाँ पे काट पीट या एक तरीके से चीर फाड़ की जरूरत पड़ने वाली है, और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि इतना होने के बावजूद भी ये रिकरेंस नहीं हो सकता। तो ऐसी जगह पे अगर मैं आपसे नॉर्मल एक बात पूछना चाहूँगा मैम, कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि ये सर्जरी आपको करानी है और आपको मेडिसिन से ये डिसॉल्व किया जा सकता है या बचाया जा सकता है या सर्जरी करानी है, तो आप पहला ऑप्शन क्या रखेंगे? मेडिसिन ही चुनूंगी। बिल्कुल, तो यही एक ऑप्शन था कि जहाँ पर आप सर्जरी पे जाते हैं और उसके पहले होम्योपैथी आ जाती है। चूंकि होम्योपैथी में स्लो ट्रीटमेंट होता है तो हमने उस डोज को एग्रेसिव किया, उस डोज के आधार पर जो भी उसकी रिपोर्ट्स है उसके आधार पर उसको जस्टिफाई किया और कहीं ना कहीं अटैकिंग थ्योरी पर जब ट्रीटमेंट दिया, तो जब उनकी प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट पर हम जब बात करते हैं तो आप ऐसे कई पेशेंट्स के बारे में जब जाकर मेरे चैनल पे देखते हैं या यूट्यूब के माध्यम से समझ पाते हैं कि ऐसे पेशेंट ने सर्जरी बिना सर्जरी के, बिना चीर फाड़ के और एक तरीके से दवाइयों के माध्यम से डिसॉल्व की। तो निश्चित रूप से बिना काटे पीटे अगर कोई ठीक हो रहा है तो ना केवल उसके लिए ये एक दूसरा जीवन बोल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो मेडिकल साइंस का जो बेस्ट हो सकता था वो लेकर खड़ा हो पाया। ठीक उसी तरीके की हम कुछ बात करेंगे ऑटोइम्यून कैटेगरी में। ये ऑटोइम्यून कैटेगरी, मैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देना चाहूँगा कि अभी ऑटोइम्यून कैटेगरी में पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा इलाज भी नहीं है। हम ऐसा कहते हैं ऑटोइम्यून कैटेगरी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी केस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, गठिया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक तरीके से जो न्यूरोलॉजिकल पार्किंसम, अल्जीमर्स, एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसपे हमारी पूरी दुनिया में काफ़ी काम भी हो रहा है। आपने जयपुर में एक गुड़िया का सुना था जिसमें 17-18 करोड़ का कोई इंजेक्शन हमने दिलाया था, पर दुर्भाग्य से हम उसको बचा नहीं पाए। तो इस तरीके के ऑटोइम्यून केसेस में क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हमेशा आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो जितना आप दवाई लेते हैं कहीं ना कहीं वो भी रेजिस्टेंस पे आता जाता है, और आपकी दवाइयाँ जब आपके ऊपर काम नहीं करती तो मेडिकल साइंस आपके लिए हेल्पलेस होने लग जाता है। ऐसी अवस्था में हम इम्यूनिटी को सप्रेस करने की दवाइयाँ लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी मिसगाइड ना हो और उसको हम सप्रेस करें। मैं इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अल्टीमेटली ऑटोइम्यून बीमारियों पे जब इतना दुनिया में काम हो रहा है, तो चूंकि सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी एक नया सुपर स्पेशलाइजेशन जो कंसेप्ट है हमारा, उसमें हमने कई ऐसे पेशेंट्स के ऊपर काम किया है जिसमें ऐसे केसेस में जहाँ ये कहा जाता था कि एन ए फैक्टर, आर ए फैक्टर, HLA-B27 रिवर्स नहीं हो सकता, हमने अपनी दवाइयों से उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रेगुलेट किया, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को मेंटेन किया, बढ़ाया और उस बीमारी पर हमने अटैक किया। एक तरीके से जब ऑटोइम्यून बीमारी हम पर अटैक कर रही है, बजाय हम उस पर अटैक करें, तो निश्चित रूप से जीतना हमें है। हमें एज ए इंसान ये सोचना है कि हमें जीतना है। तो हमने जो ये तरीका निकाला एग्रेसिव, फास्ट, सुपर स्पेशल, नेचुरल, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का जो होम्योपैथी, कहीं ना कहीं उसका फायदा ये मिला कि आप जब चैनल पे जाएंगे तो ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट देखेंगे कि आर ए फैक्टर, ANA फैक्टर, HLA-B27 जैसे रिपोर्ट्स जो कि ये कहा जाता था नेगेटिव नहीं हो सकते, वो नेगेटिव होकर आज भी वो पेशेंट बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। और ऐसे काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा हम बात कर रहे थे, उसमें CP के जो टोटल है कई बार लोगों के 30,000, 50,000, 65,000 तक जो पहुंच गए थे, वो भी हमने इन दवाइयों से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया या रिवर्स किया। तो मेडिकल साइंस में ऑटोइम्यून केस में जब इतना काम हो रहा है, तो ये जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा विजन है, तो निश्चित रूप से ये जो विजन है, ये किसी एक तरीके से बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर होम्योपैथी में अगर मुझे कोई एक केस के बारे में भी अगर कहा जाए कि आप इसको वर्ल्ड वाइड किस तरीके से सबसे पहले अप्रोच लेना चाहेंगे, तो मैं जरूर ऑटोइम्यून कैटेगरी के केस में, जिसमें दुनिया भी बहुत जीवन भर दवाई लेने के लिए मजबूर है, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स और लाइफ टाइम दवाई खाने की जो डिपेंडेंसी आ रही है, इसको बचाने में ये जो सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो ये हमारा जो कंसेप्ट है, काफ़ी बड़ा टूल साबित होगा। और ये बात के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो आधार है, जो 3,000 पेशेंट का डेटा है, वो हमारा सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा विश्वास भी है। पर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर, होम्योपैथी को लेकर कि इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों तक किस तरह से मैसेज पहुंचाना चाहिए? आज भी लोग एलोपैथी पे डिपेंड करते हैं और फिर हार मान जाते हैं, तो होम्योपैथी तक आने के लिए लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं होम्योपैथी में? आपने चूंकि आपने क्वेश्चन किया है एलोपैथी से होम्योपैथी की ओर आने के लिए, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सभी सिस्टम अपना अच्छा काम करते हैं,
एलोपैथी एक डिफाइंड सिस्टम है, वो अपना काम करता है, लेकिन हम जिन केसेस पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो काम उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पर सभी जगह लोग मना करने लग जाते हैं, या एक तरीके से मेडिकल साइंस में जहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो जब वो होम्योपैथी में आते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें अवेयरनेस भी होना चाहिए। और मैं चूंकि ब्रिक्स में होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर, चूंकि ये मेरा जो सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी का जो कंसेप्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं सब जगह बताऊँ, और इसके अवेयरनेस के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जितना हो सके मैं स्वयं जहाँ पर अवेलेबल हूँ मैं अपनी बात रखता हूँ। और नहीं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पर आप जाकर मेरी सब बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सभी पेशेंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो निश्चित रूप से दुनिया में ब्रिक्स के माध्यम से भी ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम लेकर जब मैं सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी को जब बताता हूँ तो निश्चित रूप से न केवल मुझे खुशी होती है बल्कि मुझे गर्व होता है कि मैं जो जर्मनी की होम्योपैथी, हमने इंपोर्टेड होम्योपैथी पढ़ी थी, सीखी थी, बताई थी या हम कर रहे थे, उसमें अब भारत का नाम जुड़ेगा सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी में, जिसमें हम पढ़ाएंगे, बताएंगे और लोग हमें सुनेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ नया लाना है, और जो पहली बार कुछ नया लाने की कोशिश करता है, नो डाउट उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, उसे हर जगह वेरिफिकेशन पे भी गुजरना पड़ता है। तो हमारा आधार है हमारा विश्वास, और मेरी 3000 पेज का जो डेटा है वो मेरा सबसे बड़ा टूल है। मैं यूएस में गया, आदरणीय ट्रम्प साहब का कन्वोकेशन में एज ए डिनर सेरेमनी में जब हमें इन्वाइट किया गया, तो वो मेरी बड़ी उपलब्धि थी कि इस जो पहचान को लोगों ने एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्टेंस मिलने लगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में मुझे अप्रोच मिली, वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ पर भी हमने इस कंसेप्ट को बताया। इस तरीके से मैं अभी ब्रिक्स के माध्यम से रशिया में जब मुझे एज ए होम्योपैथिक एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया, तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों को बताया। इस तरीके से मैं ब्रिटेन में जाकर पार्लियामेंट में जो इस तरीके से चीज़ों को बता पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड वाइड हमारी कोशिश है कि न केवल इंडिया बल्कि दुनिया में, चूंकि हम तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे तक ये सीमित ना रहे और दुनिया में बाकी होम्योपैथ्स भी इसका फ़ायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं इस अप्रोच का उसका फ़ायदा मिले, उनकी सोच में आए, कुछ नया लाने के लिए, कुछ उनको प्रयास करने के लिए। 200-250 साल बाद अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत को देखकर मेरे आने वाले होम्योपैथ्स जो मेरे कलीग हैं या कहीं ना कहीं जो मुझे देखते हैं प्रेरणा का, जैसे हम डॉक्टर सैमुअल हनीमन को ये मानते हैं कि ये मेरी प्रेरणा स्रोत है, अगर आज डॉक्टर सैमुअल हनीमन खुद 250 साल बाद यहाँ होते तो निश्चित रूप से वो भी होम्योपैथी को चेंज कर रहे होते और बहुत कुछ नया ला रहे होते। तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि फिजिशियंस का जो हाईएस्ट और ओनली मिशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज डन। इसका मतलब है कि हमारा मिशन ये होना चाहिए कि चाहे पेशेंट किसी भी अवस्था में आए, हम उसे रिस्टोर करें, उसकी सिक से हेल्थ तक और हेल्थ से क्योर तक। और दूसरा उन्होंने शब्द बोला कि जो मिशन होना चाहिए वो हमेशा रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। यानी डॉक्टर सैमुअल हनीमन भी कहते थे कि होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को रैपिड होना चाहिए, मतलब फास्ट होना चाहिए। लेकिन चूंकि उस समय उन्होंने 200-250 साल पहले जितनी थ्योरी दी उस पर काम करने की जरूरत थी, जो आज हम लोगों को करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो हम आज करेंगे इसका आधार बनेगा भविष्य की सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी, जो कि भविष्य की होम्योपैथी के रूप में आप कहीं ना कहीं जब देखेंगे तो मेरे जो कलीग हैं या मेरे होम्योपैथी के जो भी लोग मुझे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत जरूर बनेगा। लेकिन ग्लोबल लेवल पर आप जो है भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होम्योपैथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस अचीवमेंट तक पहुंचने में भी काफ़ी स्ट्रगल्स रही होंगी, काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो उनके बारे में हमें बताइए, क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा जिसे आपको ओवरकम करना था? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहा कि होम्योपैथी के बारे में एक्सेप्टेंस, जो आपने शुरू में भी पूछा था कि होम्योपैथी में जो कई बार लोगों को लगता है कि इस तरीके के पेशेंट्स को डील नहीं किया जाता, तो उसके पीछे लैक ऑफ एविडेंस बहुत बड़ा एक रीज़न था। आज कई ऐसी कंट्रीज हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से बात भी करूंगा कि आप गूगल भी देखते हैं, कई बार ऐसा भी पढ़ते हैं कि होम्योपैथी इन कंट्रीज में बैंड है, होम्योपैथी को ऐसा माना जाता है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है, साइंटिफिक नहीं है, ऐसा जो हम कई जगह सुनते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि कई कंट्रीज़ में उनसे एविडेंस बेस्ड सिस्टम के बारे में बात की गई, पर हो सकता है कि जब वहाँ की जो भी जो एक नॉलेज जो डॉक्टर्स थे उनकी जवाबदारी थी कि उस सिस्टम को एडॉप्टेबिलिटी बनाने के लिए अपने एविडेंस बेस्ड सिस्टम का परिचय देना चाहिए। और अगर हो सकता है कि उनको वो चीज़ नहीं मिली, जैसे जर्मनी में काफ़ी आज होम्योपैथी स्ट्रगल कर रही है एक तरीके से, कई जगह ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पर होम्योपैथी की फंडिंग बंद है, या कई तरीके से होम्योपैथी को ये माना जाता है कि ये अल्टरनेटिव सिस्टम है या प्लेसिबो इफेक्ट है, इसको आप क्रिटिकल केसेस में यूज नहीं कर सकते, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क, ऐसा उन्होंने ऐसा बता रखा है, और कई जगह बैंड भी है। तो मैं चूंकि ऐसा मानता हूँ कि एक्सेप्टेंस लाने के लिए दुनिया में सच लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सच देना पड़ेगा।
आप एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे काम करें। अगर मैं ये 3000 पेशेंट की बात करता हूँ तो इसके पीछे हम आधार देते हैं कि हम ऐसे प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट देते हैं जिसपे हम बात करते हैं कि ये पहले की रिपोर्ट है, ये बाद की रिपोर्ट है, और ये एविडेंस एक पेशेंट का नहीं है, ऐसा ये करीब 3000 पेशेंट का है और 300 बीमारियों में अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के पेशेंट्स का है। तो निश्चित रूप से मेरा जो 21 साल की मेहनत है, जिसको आज हम दुनिया भर में प्लेटफॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। और ये जो चैलेंज का जो जवाब था वो था कि अगर आप कोई भी चीज को सर्च के आधार पर, एविडेंस जो है वो आपकी इस किताब में करीब जो हमने पूरी दुनिया में अलग अलग पोर्टल्स पे सबमिट भी किया है, जहां हम हर जगह भेज रहे हैं, कहीं पर मैं खुद जाता हूं, कहीं पर मैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू या ईमेल के माध्यम से या जो भी हम बेस्ट पॉसिबल है वहाँ पर हम सबमिशन दे रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि होम्योपैथी का ये सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी जो कंसेप्ट है इसके बारे में लोग पढ़ें और एविडेंस बेस्ड सिस्टम जो कि हमने बनाया है उसके बारे में वेरीफाई करें, एक्नॉलेज करें, और जब उन्हें लगेगा कि कुछ हमने नया किया तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाली पीढ़ी में, जनरेशंस में होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी के रूप में जब लॉन्च किया जाए तो उसका फायदा पूरी दुनिया को मिले। पर जैसे आपने अभी बताया कि कई देशों में फंडिंग नहीं मिल रही है होम्योपैथी को, बैन है होम्योपैथी, तो ऐसा क्यों? मैंने तो जितना मुझे जानकारी है कि होम्योपैथी के ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं है। जी। तो क्या ऐसी कोई बात है, किस वजह से? होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते, ये बहुत वर्ल्ड नोन फैक्ट है और ये अच्छी बात है कि सेफ सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्रिटिकल पेशेंट्स पे बात करते हैं तो एविडेंस की जो कमी है उसके कारण ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी का यूज नहीं किया जा सकता ऐसे केसेस में। और चूंकि हमारा विजन क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस में लास्ट स्टेज के पेशेंट्स में है, तो ये वही जगह है जहाँ पर होम्योपैथी के बारे में लिमिटेशंस बताई गए हैं। तो लिमिटेशंस पे काम करने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा, और जब डेटा नहीं होगा तो उस कंट्रीज में ये माना जाता है कि आप इस सिस्टम का प्रयोग कोमा के लास्ट स्टेज में, कैंसर के लास्ट स्टेज पे, किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज में, सर्जिकल पेशेंट्स में या एक तरीके से लास्ट स्टेज के इमरजेंसी पेशेंट में नहीं कर पाते। तो ये जो लैकिंग ऑफ एविडेंस है इसको हमें बदलने के लिए ऐसा ही जैसा मैंने प्रयास किया है, मैं अपने भाइयों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो भी प्रैक्टिस करें अपने पेशेंट्स का डेटा मेंटेन करें, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट जरूर रखें, ताकि अब जरूरत पड़े तो अपने आप को बता सकें। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जहाँ पर भी वेरिफिकेशन की जरूरत है वहाँ पर दुनिया में होम्योपैथी का टूल देने के लिए सच के साथ हम आगे आए और बताएं कि ये हमने किया है और इस तरीके से किया है, ताकि लोगों को विश्वास बने, जो जितनी मेडिकल काउंसिल है वो हम पर विश्वास दिखाए। और कहीं ना कहीं जब मैं ये करूंगा तो ये लिखा जाएगा तो पढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होगा, और प्रचार प्रसार होगा तो लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया, अभी हमने होम्योपैथी की पूरी बात की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ पर्सनल लेवल पे, वैसे तो आप डॉक्टर्स के ही परिवार से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर बनना एक कोई आसान चीज़ नहीं होती, और डॉक्टर बनने के बाद जो है आप अपनी लाइफ, आप अपने हर दिन के 24 घंटा जो होता है वो अपने मरीज के नाम करते हैं। तो ऐसे में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? कभी इस चीज़ का मलाल हुआ? मैंने एक बहुत अच्छी बात की कि अब चूंकि आपने बोला कि काम तो करना है, ये भी बात सही है, और जुनून है, जाने से पहले उन सब चीज़ों पे काम भी करना जरूरत है, क्योंकि जन्म एक ही मिला है। और कहीं ना कहीं मेरा विज़न है कि विज़न ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, और कुछ भी असंभव ना रहे। तो ये तो है कि मेहनत तो बहुत है, क्योंकि पहले दिन से मेहनत करना सीखा है, आज भी मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे किसी और से कंपटीशन नहीं है, मैं खुद अपने आप से कंपटीशन कर रहा हूँ। यानी जो मैं आज अच्छा कर रहा हूँ कल और अच्छा करने वाला हूँ, परसों कुछ और अच्छा करने वाला हूँ। जिस केस में मुझे सफलता मिली मैं उसमें और अच्छा करूँगा, और जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली उसमें मुझमें 10 गुना और ज़्यादा ललक है कि मैं और अच्छा और क्या करने वाला हूँ। तो कहते हैं कि असंभव काम को कुछ करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा उल्टा कहता हूँ कि असंभव काम को करने के लिए मैं सामान्य तरीके से न करके असामान्य तरीके से काम करना पसंद करता हूँ, ताकि मैं उसे और ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ। तो मेरी सोच में असंभव नहीं है, मेरा विज़न हमेशा क्लियर है। और कहीं ना कहीं जैसा आपने बात की कि इसके कारण मेरा हो सकता है फैमिली लाइफ या कहीं ना कहीं एक तकलीफ में आता हो, तो निश्चित रूप से वाकई दोस्तों कि इसके कारण मेरी काफ़ी टाइम मेरा पेशेंट मैनेजमेंट और ये प्रचार प्रसार और इसमें चूँकि बातें को ब्रिक्स को बताना है, आगे वर्ल्ड वाइड बताना है, तो उसमें जाता है। मैंने उसका दूसरा तरीका निकाला, मेरी थीम है जीवन जीना है, काटना नहीं है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ कहीं मुझे मौका मिलता है, आप मेरे पोर्टल्स पे जाकर देखेंगे कि मेरी फैमिली वहाँ पर मेरे साथ है। इसका मतलब है अगर मैं यूएस जा रहा हूँ तो मेरे साथ है, रशिया जा रहा हूँ तो मेरे साथ है, यूके जा रहा हूँ तो मेरे साथ है। तो उसमें 2 काम हो जाता है, हम अपना काम भी कर लेते हैं और उनको समय भी दे पाते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैंने अपने फैमिली मैनेजमेंट को अपने काम के साथ जोड़ा, और उसके कारण जो समय मुझे वहाँ कभी खाली समय मिलता है उसमें मैं अपने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाता हूँ और मेरी फैमिली को भी टाइम दे पाता हूँ, साथ में मैं अपना काम भी पूरा करके आता हूँ। तो मेरे काम में उनको मैंने जब इन्वॉल्व किया तो निश्चित रूप से न केवल मैं खुश रह पाया, बल्कि उन्हें भी जो समय की जो लैकिंग थी वो मैं पूरी कर पाया। हाँ, फिर ये भी होता है कि उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग उनकी भी बढ़ रही होगी कि वो देखते ही रहते हैं कि मेरी छोटी सी गुड़िया मैम 7 साल की, उसने करीब 50 प्लेटफॉर्म पर जाकर जब अवार्ड्स लिए, एक तरीके से एक्नॉलेज किए, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये काम जब हमें करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत मेहनत करनी है।
तो ये जो इंस्पायरेशन है, जब वो जहाँ मेरी दुनिया के प्लेटफॉर्म में या नेशनल प्लेटफॉर्म पे जहाँ खड़ी हुई, तो ये बच्चों में शुरू में एक बात आ गई कि अब मुझे भी कुछ करना है और कुछ नया लाना पड़ेगा, पापा ने इतना किया है तो मैं उससे भी आगे लाने की सोचूंगी। तो ये एक मेरा थीम है कि मैं अपने काम के साथ ही अपनी चीज़ों को फैमिली के साथ मैनेजमेंट देने की कोशिश करूँ। पापा तो वैसे ही हीरो होते हैं बेटियों के। इस जन्म में मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि वो मेरे काम को बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ा पाए। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आप कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, हालांकि आप फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इस पूरे उसमें ना थोड़ा मेंटली भी खुद को फ्री रखना होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, किस तरह से अपने आप को काम करते हैं? मेरा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का एक थॉट प्रोसेस लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो होपलेस स्थिति में आएगा, और निश्चित रूप से जब वो होपलेस हो चुका होता है तो डॉक्टर्स का सबसे बड़ा पहला कॉन्फिडेंस अपने आप पर होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमारे पास पर्याप्त आधार है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो पेशेंट के लिए एक तरीके से बूस्टर है, क्योंकि जब वो कहता है कि सर मेरे लिए सबने मना कर दिया, और निश्चित रूप से ऐसे टाइम पर जब हम पेशेंट को बूस्टअप कर रहे होते हैं तो मुझे अपने आप को भी बूस्टअप रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और मैं जिस सीट पर बैठता हूँ या जब भी मैं काम करता हूँ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं जो भी करूँगा ईश्वर की प्रेरणा से करता हूँ, और उस सीट पर सबसे पहले ईश्वर को आह्वान करके बोलता हूँ कि आप पहले इस सीट पर बैठो और जो काम करना है मुझे उसके लिए मैं माध्यम बनूंगा, और आपको मेरे हाथ से वो सब काम कराना है जिसके लिए पेशेंट मुझसे उम्मीद कर रहा है। तो बीइंग अ पेशेंट जो डॉक्टर से उम्मीद करता है, हम उस चीज़ को अगर समझ लेते हैं कि अगर मैं पेशेंट होता तो मेरे डॉक्टर से क्या उम्मीद कर रहा होता कि मुझे ट्रीटमेंट फास्ट मिल जाए, मुझे असंभव से संभव करने के लिए जो सर का विजन है उससे फायदा मिल जाए, एक तरीके से इजी भी हो जाए, परहेज भी नहीं देना। मैं परहेज भी नहीं देता, मैं पेशेंट्स को बहुत परहेज नहीं देता हूँ, बड़े खुश होते हैं मेरे पेशेंट। परहेज देने के बाद भी पेशेंट फॉलो नहीं करते, तो मैं ज़्यादातर परहेज के पीछे नहीं भाग के मैं अपने डोजेस को, मिनिमम डोज को बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अपना रिस्पॉन्स बढ़वा सकूँ। तो निश्चित रूप से मुझे अपने आप को पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए मैं आध्यात्मिक रूप से अपना ईश्वर का जो मेरा सपोर्ट है उसको मैं काफ़ी मानता भी हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं ऐसा मानता हूँ कि इस जन्म में हमें जो भी करना है ईश्वर की प्रेरणा से करना है, देने वाला ईश्वर है, काम करने की नीयत हमारी है, नीति और नीयत दोनों क्लियर होना चाहिए। इस अगर हाथ में शिफा है तो कहीं ना कहीं हमारा काम जो है प्रयासों के रूप में दिखेगा, और 3000 पेशेंट का डेटा आने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि ये सब ईश्वर की आशीर्वाद और प्रेरणा से ही कहीं ना कहीं साकार हो पाया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, आपने इतने बदलाव किए हैं होम्योपैथी में, इतने एडवांसमेंट्स आई हैं, तो इन फ्यूचर हमें क्या नई एडवांसमेंट्स देखते हैं? मेरा जो 21 साल का अनुभव है या एक तरीके से उन्नत तकनीकों का जो प्रारूप है, इसमें जो ये जो डेटा है हम जहाँ जहाँ सबमिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे जब ये आगे थ्योरेटिकल लेवल पे आएगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, इसको जब आगे एक्सेप्टेंस में लेकर जब हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाले होम्योपैथ हैं उनको क्रिटिकल केस में, जैसे कि किडनी कैंसर, इनक्योरेबल, कोमा, सर्जिकल, ऑटोइम्यून, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस, ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी से एक विकल्प मिलेगा कि हम कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर सकें, और न केवल होम्योपैथी से लोगों को फायदा मिलेगा, इसका फायदा पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में मेडिकल साइंस के लिए भी मिलेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतनी स्ट्रगल्स, इतने चैलेंजेस, इतने सब के बाद जो आपका सक्सेस मंत्रा की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो हमें अभी देख रहे होंगे, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? आपका सक्सेस मंत्रा क्या है और उन्हीं किन बातों पर ध्यान रखना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ भी असंभव नहीं होता, आपके प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो असंभव से संभव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और एक और बात है कि जो भी काम करो आप दिल से करो, मन से करो, और जीवन जीना है, काटना नहीं है। इस बात के लिए आप अपने आप को भी तैयार रखो, और लोगों को यही प्रेरणा देना है कि हम आपको ठीक करेंगे या जो भी बेस्ट हो सकता है आपके लिए करेंगे, ताकि आप जीवन जी सकें। और बिना दवाइयों के लिए भी अगर आप सोचते हैं तो उसके लिए आपको जो मेडिसिन का जो फायदा है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगले 10 सालों की अगर बात करें तो होम्योपैथी आपको किस दिशा में जाती है नजर आ रही है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो आज से 20 साल पहले मैंने जब बात की थी तो मेरे जब हम चूंकि बेसिक केसेस पे बात करते थे तो कई बार हमारी जनरल डिस्कशंस होती थी कि अगर ऐसा है तो होम्योपैथी में हम कैसे काम करेंगे। तब मुझे कई बार थोड़े से ताने भी सुनने पड़ते थे जो हमारे कलीग्स या कुछ बड़े कह जाते थे कि ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने तब मेरे मन से बात निकलती थी कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नया लाऊंगा। तो उनका कहना होता था ठीक है, जिस दिन जब तुम कुछ नया ला दोगे हम सुनेंगे या समझेंगे, और उस दिन समझेंगे, उस दिन सुनेंगे कि तुमने ऐसा उस समय बोला था, आज क्या करोगे। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे प्रेरणा देती थी कहीं ना कहीं कुछ नया करने की।
और वो जो 20 साल पहले का डॉक्टर अर्पित चोपड़ा कह सकते हैं कि जो एक कहते हैं कि जब मैं करियर के पहली फील्ड में आता था, जब पहले पेशेंट ने मुझसे आके बोला सर ये मेरा कैंसर का पेशेंट है, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से 2004 में और 2025 में आज जमीन आसमान का अंतर। तो उस समय जो मेरे सीनियर्स ने कहा कि कुछ नया करेंगे तब सुनेंगे, आज मैं दोस्तों ये पूरा गर्व के साथ कहूँगा कि 3000 पेशेंट का डेटा है, इस चैनल के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ और ये उन्हें पढ़ना भी है और कहीं ना कहीं समझना भी है। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने चैलेंज दिया था मैंने एक्सेप्ट किया, एडजस्ट किया, उस पर काम किया, संभावना निकाली और कहते हैं ना दर क्या की जीत है। तो जो मैंने इतना काम किया तो पूरी कोशिश है कि इसका फ़ायदा अब उन्हें भी मिलेगा और उन्हें भी अब पढ़ना पड़ेगा। तो उन सीनियर्स को आपने बताया, आप उनसे मिले, उनका क्या रिएक्शन रहा? नहीं, वो है कि तुम थोड़ा मतलब अलग थे, अलग करते आए हो और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तुमने किया है और अच्छा लगता है, उन्हें उनका आशीर्वाद भी मिलता है और एक तरीके से उनको ये भी लगता है कि चलो भले हमने तुम्हें सिखाया लेकिन तुमने भी कुछ नया करके हमें बताने के लिए एक मेडिकल साइंस में हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसे हमारी जो भावना है वो हम पूरा कर पाते हैं। वेरी नाइस। तो सर आज मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेडिकल साइंस में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं लोगों के लिए, होम्योपैथी क्या क्या लेकर आ रही है नया, वो जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज की डेट में भी होम्योपैथी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के मन में। पहले तो आप उन मिथ्स को एड्रेस करें और फिर बताएं कि लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सच्चाई है। मिथ ये होता है कि ज़्यादातर जो प्रचलित जो बात की जाती है होम्योपैथी के बारे में, तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे बातों पे ऐसे भी अभी डिस्कशन किया कि होम्योपैथी में क्रिटिकल केस, सर्जिकल केस, ऐसे केसेस पे काम नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो वो हमने बदला, उसके लिए हमने एविडेंस दिया और जब एविडेंस देंगे तो लोगों को विश्वास होता है और कहीं ना कहीं वो हमारी अप्रोच होनी भी चाहिए। तो पहला मिथ तो यही था कि क्रिटिकल केस पे होम्योपैथी का काम नहीं हो सकता, लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी, उसको हमने स्कोप ऑफ होम्योपैथी में चेंज किया। दूसरा, होम्योपैथी में सेफ सिस्टम है लेकिन स्लो सिस्टम है, तो स्लो को फास्ट करने के लिए मैंने मिनिमम डोज का क्राइटेरिया सेट किया कि जो रिपोर्ट्स हैं, रिस्पॉन्स है, बॉडी रिस्पॉन्स है, उसके आधार पर तय करें और बीमारी पर हमें भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत है ताकि सेफेस्ट विथ फास्टेस्ट ये जो अप्रोच है सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। तो ये मिथ को हमें तोड़ने के लिए डोजेस को, मिनिमम डोज को ऐसे हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने की जरूरत है। वो जो कलीग है कहीं ना कहीं समझेंगे और हो सकता है कि उसका फायदा लोगों को होम्योपैथी के मिथ्स को दूर करने में जरूर मिलेगा। तीसरा मिथ था कि होम्योपैथी की दवाई में बहुत परहेज करना पड़ता है। मिथ जब ऐसा होता है कि परहेज बहुत होता है तो हम कहते हैं कि आप बीमारी का परहेज करिए, होम्योपैथी की दवाइयों के परहेज की बजाय हम अपने डोजेस को, मिनिमम डोज को बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें परहेज का जो लिमिटेशन है वो हमने हटाया। उसके बाद होम्योपैथी के बारे में ये था कि इसमें दवाई लेने के पहले बहुत सारा खान पान का नियम होता है कि आधा घंटा पहले नहीं खाना, आधा घंटे बाद नहीं खाना, ऐसा बहुत सारे नियम थे। इसको भी हमने ईजी कर लिया कि आप दवाइयाँ 1-1 मिनट के डिफरेंस में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे डोजेस जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, तो आप 1-1 मिनट के डिफरेंस में लीजिए और 5 या 10 मिनट के डिफरेंस में आप कुछ खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जितना इजी करना था वो किया। साथ में अगर कोई पेशेंट बोलता है सर मैं 4 बार दवाई नहीं ले सकता, 3 बार दवाई नहीं ले सकता, तो हमारा डोज को हम मॉडिफाई करके 2 बार या 3 बार या 1 बार में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसा पेशेंट एडॉप्टिबिलिटी चाहता है वैसा आप उसको दीजिए। तो एक तरीके से इजी, यानी आप कस्टमाइज कर देते हैं पेशेंट के हिसाब जी, से। डोज हमारा रहेगा और जो लेने का तरीका है पेशेंट्स का हो सकता है, जो वो अपनी, जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 4 बार ले सकूं, तो मैं उस पेशेंट की जो भी दवाई है उसको 2 बार में या 1 बार में उसके हिसाब से मॉडिफाई करके आपको दिलवा सकता हूँ। तो उसका फायदा ये होता है कि पेशेंट भी खुश रहता है, परहेज भी नहीं देते और इजी भी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर 5 बीमारियां हैं तो 5 बीमारी के लिए 5 डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय आप 5 डॉक्टरों का काम आप सुपर स्पेशलिस्ट होम्योपैथी के कंसेप्ट में कॉमन रूप से लेकर एक ही टाइम पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आप बहुत सारे केमिकल साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं और काफ़ी सारे जो दवाइयों की डिपेंडेंसी है उससे भी आप अपने आप को बचा पाते हैं। तो पेशेंट बड़े खुश रहते हैं कि इजी ट्रीटमेंट, फास्ट ट्रीटमेंट, सेफ ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, विजन ऑफ परमानेंट ट्रीटमेंट और कहीं ना कहीं एग्रेसिव ट्रीटमेंट का फायदा लेकर हम बिना दवाइयों के रहने का जो सोच पा रहे हैं, उसके लिए जो तैयार करने की भूमिका है वो हम उनको देने की पूरी कोशिश कर पाते हैं। तो डॉक्टर अर्पित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अब तक के आपके करियर में कोई ऐसी एक घटना हुई जिसने आपका जो नजरिया है वो बदल दिया जिंदगी को देखने का? बिल्कुल ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हमने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो मेरे दिल से भी टच होता है और निश्चित रूप से जब हर पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत उम्मीदों के साथ आता है। तो निश्चित रूप से उसकी जो उम्मीदें होती है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक तरीके से विश्वास भी है जो मुझे करना पूरा है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे कई पेशेंट्स के बारे में बात कर सकता था, पर चूंकि आपने अगर एक घटना के बारे में बात की तो हम मानते हैं मेडिकल साइंस में सबसे चैलेंजिंग केसेस होते हैं वेंटिलेटर पे उपस्थित पेशेंट, मतलब जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं जो कि एक तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है और पेशेंट खुद नहीं आ सकता, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आपके रिलेटिव्स को अगर लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से रिवाइवल नहीं आ रहा है,
तो निश्चित रूप से वो पेशेंट अगर होम्योपैथी में आते हैं तो होम्योपैथी में ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बताया नहीं गया है और हमें भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था। तो ऐसे केसेस में चूंकि मेरा जो तकनीक है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचने का होता है, तब ये मुझे बड़ा सोचने के लिए मजबूर करना पड़ा कि मैं इसमें इस पेशेंट्स के लिए कैसे मदद कर पाऊंगा, क्योंकि पेशेंट मुंह से तो कुछ ले नहीं सकता और अल्टीमेटली पेशेंट वेंटिलेटर पे है और इसमें होम्योपैथी को हॉस्पिटल में ले जाकर देना मतलब एक नया तरीका था। तो हमने एक तरीका निकाला कि पेशेंट की जो आरटी फीडिंग है, जो नाक की नली है, उससे हम अपनी दवाइयों को देंगे और उस दवाइयों को जो जब नाक की नली से हम स्टमक के अंदर जब हम डालने के लिए प्रोसेस करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन लेकर नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अंदर से ताकत देगी। तो ये जो तरीका था ये पहली बार था और जब मैंने पहले पेशेंट्स को दिया था तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक घटना चेंज करने वाली बात भी थी कि प्रेरणा भी थी, कुछ तरीका भी था जो समझना था और देना भी था। तो देना जरूरी था, हमने उस पेशेंट को दिया और ये बताया कि आप हॉस्पिटल में जाके कंसेंट दीजिए ताकि आपको हॉस्पिटल में कंसेंट देके आप इन दवाइयों को दिला सकें। तो उन्होंने कंसेंट दिया, हमारी दवाई को दिया और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि वो पेशेंट 5 दिन के बाद वेंटिलेटर से बाहर आकर आज भी इंदौर में अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि वेंटिलेटर से उठना ही हाँ, एक बहुत एक तरीके से मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना ने मेरे अंदर एक प्रयास के लिए बहुत बड़ा चेंज लाया कि अगर मेरे एक छोटे से सोच बदलने से किसी का एक पूरा जीवन बन सकता है, किसी का पूरा परिवार चल सकता है, तो कहीं ना कहीं मैं अभी सोच को अपने हर पेशेंट्स पे अप्लाई करूँगा। तो निश्चित रूप से ये जो सोच है मेरे लिए चेंजिंग कंसेप्ट के लिए भी जरूरी था और आज भी मैं अपने आप से, जैसे मैंने बोला, मैं कंपटीशन करता हूँ। मेरे लिए हर पेशेंट को एक विजन होता है कि मैं जो भी होगा बेस्ट करूंगा। अगर मैं इसे क्योर कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्टिमम टू क्योर, मतलब जितना बेस्ट मैं उसका दे सकूँ, जिसमें हम जितनी मदद कर पाएंगे वो उसके लिए एक तरीके से बूस्टर बनेगा। पर ये तो वाकई में एक मिरेकल था कि आपने वेंटिलेटर से अपने पेशेंट को उठा आप मेरे चैनल पर जाकर उसके बारे में सुन सकते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि ऐसे केसेस में ना परिवार हार मान जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे आप उनका कैसे मोटिवेशन बढ़ाते हैं? ऐसे केसेस में क्या होता है कि चूंकि मैंने बताया कि वो जब हमसे उम्मीद करते हैं तो हम भी उनको यही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करने वाले। अब भले ही वो लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं, लेकिन हमारे जो डोजेस हैं उसमें हमें इतना विश्वास है कि हम नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अंदर से ताकत देकर एक्टिव कर सकेंगे। और ऐसा विश्वास के कारण जब हम देते हैं और रिजल्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं जो वेरिफिकेशन की बात होती है, तो जो डेटा बनता है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा है। 2004 में हो सकता है कि एक पेशेंट का डेटा था, आज 3000 पेशेंट का डेटा है, तो अब मुझे बताने की जरूरत कम पड़ती है, लोग सुनना पसंद करते हैं और शायद उसी के कारण है कि आज हम इतने अच्छे से एक दूसरे को बता दें। पर अगर हम डेटा को साइड में रख के आपके इमोशन की बात करें, तो जब वो पेशेंट उठ खड़ा हुआ था तो आपको कैसा महसूस हुआ था? जब वो मेरे से मिला तो उसने बोला, सर आप मेरे लिए भगवान बन के आए थे। तो मैंने बोला, मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, पर ईश्वर का बनाए हुए इस दुनिया में अगर कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ तो मेरी नीति नियत में इतनी क्लियरिटी थी कि मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ अच्छा कर पाता, और शायद हो सकता है कि ईश्वर ने ताकत दी और सब उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बहुत खुशी मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है, एक और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि अब कोई अगला पेशेंट आएगा तो उसमें भी हम हार नहीं मानेंगे। हम एक 2 केसेस के बारे में अगर छोटे शॉर्ट में हम ब्रीफ करेंगे। वेंटिलेटर पे एक ऐसा ही पेशेंट कोविड में 35% सैचुरेशन में पूरी तरीके से होपलेस स्थिति में बता दिया गया था, एक तरीके से बोल दिया गया था कि अब आपके लिए बचना मुश्किल है। ऐसे पेशेंट को 35% सैचुरेशन में हमने कोविड के टाइम पर अपनी दवाइयों से 480/4 बार का डोज देकर रिवाइवल किया और आज भी वो पेशेंट 6 साल के बावजूद भी जीवन जी रहा है। नीमच इंदौर के पास जो एक जगह है मंदसौर के पास, वहाँ पर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि हम किसी को ऐसे हॉस्पिटल के कैटेगरी से बाहर लाएं। ब्रेन ट्यूमर के ऐसे पेशेंट जो कह सकते हैं कि 2 ऑपरेशन के बाद, कैंसर के पेशेंट जो कि मना कर दिए जाते हैं कि अब आपके पास जीवन नहीं है, हमने अपनी दवाइयों से उसको डिसॉल्व भी किया और आज भी 5-5 साल से वो पेशेंट जी रहे हैं। तो ये कुछ बूस्टर केसेस ऐसे होते हैं जो हमारा प्रेरणा भी बनते हैं और एक तरीके से मौका भी देते हैं कि आगे मेडिकल साइंस के लिए कुछ और अच्छा ला रहे हैं और लोगों के लिए कुछ और अच्छा करने की नीयत है, वो कहीं साकार भी कर पा रहे हैं। वाकई में काबिल तारीफ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह से आगे भी लगातार प्रयास करते रहे और लोगों को स्वस्थ बनाते रहे। तो डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वैसे तो आप इंदौर बेस्ड हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि अब इंटरनेशनली भी और देखा जाए तो नेशनली भी अब लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो किस तरह? उसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि जो पेशेंट्स हमारे पास फेस टू फेस कंसल्टेशन चाहते हैं वो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मनोरोपैथी, जो कि मेरा इंदौर में क्लिनिक है, दिल्ली वाला चौराहे पर, आकर फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप आने की स्थिति में नहीं है तो भी हमने बहुत ईजी डिजिटलाइजेशन यूज़ को मॉड बनाकर, अब मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है और मैं ज़्यादा भागने के बजाय, मैं अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय मैं सोचता हूँ कि मैं एक जगह रहूँ और डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा लूँ।
तो निश्चित रूप से हमने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया और आप जहाँ पे भी जिस कंट्री में भी जिस भी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आपको लगता है कि सुपर स्पेशलिटी मानोपैथी का ट्रीटमेंट आपके लिए वरदान या एक तरीके से एक बूस्टर साबित हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप अपने जितने भी रिपोर्ट्स हैं रिस्पॉन्स के हिसाब से आप हमें जो बताए हुए चैनल पे नंबर होते हैं उस पर आप शेयर करें और व्हाट्सअप या जो भी वीडियो कॉलिंग या जो भी सिस्टम आप एक्सेप्ट करना चाहें या एडजस्टमेंट लेना चाहें, हम उसके माध्यम से आपका कंसल्टेशन करके आपको कुरियर के माध्यम से दवाइयाँ गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से अब मेरा जो क्लिनिक है, लोकल क्लिनिक की जगह हमने ग्लोबल क्लिनिक के रूप में अप्रोच लिया है और 19 देशों में ऑलरेडी हम सेवाएं दे भी रहे हैं। तो बहुत ही ईजी सिस्टम है, या तो फेस टू फेस कंसल्टेशन या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट अप्रोच ले सकते हैं और जब मौका मिले आप बीच में भी आकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें होम्योपैथी के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि आज की डेट में होम्योपैथी भी बहुत कारगर साबित हो रही है। जैसे कि आपने बताया कैंसर हो गया, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गई, तो उन पर भी होम्योपैथी असर करती है। तो थैंक यू सो मच इतनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।